Over 2 million of candidates gave NEET 2024 examination this year and almost each of them knew कि बायो तो एनसीईआरटी से ही आती है। तो सिलेक्शन केवल टॉप 1% ऑफ कैंडिडेट्स का ही क्यों होता है, और जिनका हो भी जाते वो बायो में 360 आउट ऑफ 360 क्यों नहीं स्कोर कर पाते। So this is Anuja Adek. I secured 691 marks in NEET UG 2024 and in this video I am going to tell you the exact formula by using which you will score 360 in biology. So let's get started. तो देखो, बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि मैं एक दिन पढ़ के गई और दूसरे दिन मैंने एग्जाम दिया और मेरे 360 आउट ऑफ 360 आ गए। इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 1 व्हेन यू रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। तो तभी से स्टार्ट हो जाती है तुम्हारी जर्नी 360 आउट ऑफ 360 बायो में स्कोर करने की। इस जर्नी के कुछ स्टेप्स होते हैं, तो आज हम इसी स्टेप्स को समझते हैं जिनको यूज करके हम 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हैं। स्टेप 1, अटेंड लेक्चर। अब नो मैटर तुमने ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है, ऑफलाइन और सिंपली यूट्यूब से पढ़ते हो, कहीं से भी तुम लेक्चर अटेंड करो, कंटेंट लगभग सिमिलर है। तो और जब तुम लेक्चर अटेंड कर रहे होते हो तो रफ नोट्स बनाओ, और नोट्स को बहुत डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल रफ नोट्स बनाओ और ट्राई योर बेस्ट कि तुम डायग्राम बेस्ड नोट्स बनाओ। नोट्स तुम्हारे एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए और डायग्राम बेस्ड होने चाहिए। प्लस तुम अंडरस्टैंडिंग में ध्यान दो, मतलब ऐसा मत करो कि जब टीचर समझा रहा हो तब तुम नोट कर रहे हो और जब टीचर नोट कर रहा हो तब तुम आराम से बैठे हुए हो। जब टीचर समझा रहा हो तब तुम उनसे समझो और नोट मत करो। एंड व्हेन दे आर डन विद देयर टीचिंग तब तुम नोट करना स्टार्ट करो। इससे तुम्हारी कंसेप्चुअल डेवलपमेंट भी होगी और तुम नोट्स भी बना लोगे। जब अंडरस्टैंडिंग के टाइम हम नोट्स बना रहे होते हैं तब हमारे कंसेप्ट्स वीक हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म में हमें कुछ याद ही नहीं रहता। इसीलिए जब अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा फोकस करो। जब भी तुम चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हो तब अंडरस्टैंडिंग को मेन अपना प्रायोरिटी बनाओ, अंडरस्टैंडिंग के बाद नोट्स करो। ऐसे नहीं कि पहले नोट्स कर दो और फिर घर जाके तुम सोच रहे हो कि चलो अब मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। नहीं, पहले अंडरस्टैंड करो फिर नोट्स बनाओ। और विजुअल अंडरस्टैंडिंग करो, मतलब कि जब तुम नोट्स बना रहे हो तो ट्राई करो कि वर्ड्स का कम यूज़ करो, तुम डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स का ज़्यादा यूज़ करो। बिकॉज जब तुम डायग्राम्स बनाते हो तब तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं और तुम्हें लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ देखने से लग रहा है कि कितना ईजी है और इसमें से तो कभी क्वेश्चन आएगा ही नहीं, पर एक्चुअली में ये पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पर्सपेक्टिव से और इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इतने ईजी और बोरिंग से दिखने वाले पैराग्राफ को हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे कन्वर्ट करने से जो हमारी मेमोरी है एक तो वो बूस्ट होती है, प्लस हमारे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, प्लस हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पर ये चीज़ें याद रहती है। तो जब तुम सब्सीक्वेंट रीडिंग लगाते हो एनसीईआरटी की तब वो बहुत ही जल्दी हो सकती है। तो तुमने क्या किया, टीचर का लेक्चर अटेंड किया और तुमने नोट्स भी बना लिया, और घर में फिर उन रफ नोट्स को फेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा नोट्स तुमने बनाया है क्लास के ड्यूरिंग वही सही है, घर जाके उसको फेयर डेकोरेट कलरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब घर जाके तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, एकदम डिटेल्ड मैनर में रीडिंग करनी है। जैसे कि जो भी टॉपिक तुम्हें पढ़ाया गया उसकी एनसीईआरटी रीडिंग ऐसे ही करो फर्स्ट बार में कि अगर सेकेंड डे तुमसे टीचर पूछता है कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी के बीच में से पूछे तुम तुरंत आंसर कर पाओ। इतने अच्छे से रीडिंग लगाओ, एकदम एक एक वर्ड पढ़ो और अच्छे से रीडिंग लगाओ। डायग्राम के नीचे भी कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं उनको भी अच्छे से पढ़ो, और तुम ट्राई करो कि तुम्हारी फर्स्ट रीडिंग ऐसी हो कि तुम्हें चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छे से हो जाए। You should prioritize your first time reading. If you will prioritize your first time reading, then your subsequent reading duration will be minimized. For example, अगर मुझे किसी ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई चैप्टर, बॉडी फ्लूइड्स वाला जो चैप्टर है, अगर फर्स्ट टाइम रीडिंग में मैं उसको एकदम डिटेल रीडिंग लगा रही हूँ वर्ड टू वर्ड पढ़ के, अगर मुझे 4 आवर्स लग रहे हैं उसको कंप्लीट करने में, देन जब मैं उसकी 7th या 8th टाइम रीडिंग कर रही हूँ देन मैं इजीली उस चैप्टर को विद इन हाफ एन आवर कंप्लीट कर लूँगी। इसलिए फर्स्ट टाइम रीडिंग को प्रायोरिटाइज करो और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करो, अपनी विजुअल लर्निंग में ज़्यादा फोकस करो। नोट्स लिखने से कुछ नहीं होता, नोट्स तुम लिखते रह जाओगे और वो कहीं रह भी जाएंगे, क्या पता उनका कभी काम भी ना आए। अब जब तुमने एनसीईआरटी रीडिंग लगा ली है तो तुम्हें पता चल जाए कि मेन कंटेंट एनसीईआरटी में क्या लिखा है, तो तुम एनसीईआरटी को अपने नोट्स से कंपेयर करो और नोट्स में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हुए हैं उनको एनसीईआरटी में कहीं साइड में जो वाइट स्पेस बहुत लेफ्ट रहता है तो उसमें नोट कर लो कलरफुल पेन से। पेंसिल से नोट मत करो, कलरफुल पेन से या फिर सिंपली ब्लू पेन से नोट कर लो, बिकॉज एट द एंड तुम्हें एनसीईआरटी ही पढ़ के जाना है। अब आखिर बायो की एनसीईआरटी हमें कितनी बार पढ़नी चाहिए?
तो देखो, बायो की एनसीईआरटी एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स तो पढ़नी ही चाहिए। जितने बार भी हम बायो की एनसीईआरटी पढ़ेंगे हमें कुछ ना कुछ न्यू मिलता ही रहेगा। और जब भी हम एनसीईआरटी जितने बार पढ़ेंगे हमारी एकदम लाइन वाइज हमें याद रहता चला जाएगा एनसीईआरटी में क्या लिखा है। बट हाँ, हमें लाइन वाइज याद रहता रहे, इसलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अब बायो में ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हमें याद ही करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक टेबल है, इसमें मैं ये तो समझ सकती हूँ कि जो वाटर है 70 to 90% होगा, क्योंकि वाटर सबसे ज़्यादा अबंडेंट है ह्यूमन बॉडी में। बट बाकी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सबको कैसे याद रखूँ? तो देखो, याद रखने के 2 तरीके, या तो हम चीज़ों को बार बार रिपीट करें, बार बार बोल बोल के पढ़ें, या फिर लिख लिख के याद करें। तो या तो हम ये करें। सेकेंड चीज़ होती है ट्रिक से याद करें। जब भी हम ट्रिक से याद करते हैं तो हमें चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो ट्रिक है वो हमें फॉरएवर याद रह जाती है। तो ट्रिक टेक्निकली रिड्यूसेस द नंबर ऑफ रेपिटेशंस। सो ट्रिक को रिपीटेशन से ज़्यादा प्रायोरिटी दो, और ट्रिक से रियली बहुत ही कम ड्यूरेशन में तुम बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हो। तो अब तुमने क्या क्या कर लिया? लेक्चर अटेंड कर लिया, नोट्स लिख लिए, प्लस एनसीईआरटी भी रीडिंग कर लिए। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद तुम टेस्ट लगाओ। जब तुम कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ। जब चैप्टर कंप्लीट होता है तब चैप्टर वाइज फुल टेस्ट लगाओ। जो कंसेप्ट तुम्हारे वीक है तो उन कंसेप्ट को तुम एनसीईआरटी के किसी खाली स्पेस में लिख लो, फिर तुम उसके नोट्स पढ़ो और एनसीईआरटी रीडिंग लगाओ। इसके बाद तुम्हारा वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इधर एक स्पेशल टिप है, जब भी तुम कोई टेस्ट दो तो उसको प्रॉपर ओएमआर पर दो, प्लस एक टाइमर लगा कर दो, और टेस्ट के तुरंत बाद तुम उसकी एनालिसिस भी करो। फिर जो भी तुम्हें उससे पता चलेगा कि तुम्हारे कौन कौन से कंसेप्ट्स वीक है। एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफ़ी लोग नहीं करते हैं। जिनके कम मार्क्स आते हैं वो एनालिसिस नहीं करते और बस टेस्ट देते ही चले जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। टेस्ट के तुरंत बाद एनालिसिस करो और फिर उसके बाद ही तुम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो। अब चैप्टर टेस्ट देने के बाद तुम PYQs दो, फिर और उसको भी प्रॉपर OMR पर ही दो। PYQs देने के 2 फायदे हैं। एक तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन नीट लेवल की हो रही है या नहीं, क्योंकि काफ़ी बार हम ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जिनका लेवल नीट से बहुत ही कम होता है, और कई बार ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जिनका लेवल नीट से बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। हमें ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए जिनका लेवल नीट के लेवल से लगभग सिमिलर हो और बस 19-20 का ही फ़र्क हो। सेकेंडली, जब तुम PYQs करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि किस टॉपिक का सबसे ज़्यादा वेटेज है, और जो सबसे हाईली वेटेज वाला टॉपिक है प्लस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है उसको एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो या फिर स्टार मार्क कर लो, और फिर उसी कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करो, प्लस जो तुम्हारा वीक कंसेप्ट है उसको बार बार रिवाइज करो। अब जाके फाइनली तुम्हारा एक चैप्टर कम्प्लीटली फिनिश हुआ। इसके बाद 2-3 चैप्टर्स पढ़ने के बाद तुम यूनिट वाइज टेस्ट दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर्स है, तो जब दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए, तुमने चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया, फिर उसके एक वीक बाद तुम उसका यूनिट वाइज टेस्ट दो जिसमें दोनों ही चैप्टर्स आ रहे हो। इससे और भी ज़्यादा तुम्हारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, बिकॉज नीट में तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस के बिना नीट का एग्जाम तुम क्लियर नहीं कर सकते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा तुम्हारा मार्क्स बूस्ट होंगे। अब हमें फुल सिलेबस मॉक टेस्ट बायोलॉजी के कब से देने चाहिए? तो अगर तुम ड्रॉपर हो तो जब तुम्हारा 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट होता है तभी तुम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। बट अगर तुम अभी 12th में हो तो 12th का फुल सिलेबस एक बार पूरा हो जाए, इसके बाद ही फिर तुम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो। और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एटलीस्ट तुम्हें 20 to 25 तो देने ही देने, बिकॉज इट इज़ द फुल सिलेबस मॉक टेस्ट विच एक्चुअली हेल्प अस टू चेक अ नीट लेवल प्रिपरेशन। देन फाइनली जब तुम्हारा 11th का और 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी तुम सॉल्व कर लो। जस्ट MCQs करो, और जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं वो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है बट नीट पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आउट ऑफ एनसीईआरटी भी चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल दिस थिंग, तो इसके लिए तुम MCQs कर लो। बट हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक स्पेशल फीचर है कि वो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। एनसीईआरटी हमें समझ आई या नहीं आई, उसके कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए, ये हम केवल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही टेस्ट कर सकते हैं। सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी तुम्हें ज़रूर करनी है। 11th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तुम जल्दी मैक्स 2 से 3 घंटे लगेंगे MCQs करने में और वो ख़त्म भी हो जाएंगी। फिर और 12th की भी मैक्स 2 से 3 घंटे लगेंगे। इस तरह तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर लो। सो फाइनली अब 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने का प्रोसेस ख़त्म होता है। इस स्टेप वाइज मैनर से तुम ईजिली 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो। सो दैट्स इट, that's all about my today's video. Stay tuned for upcoming videos. Thanks for watching Conquer NEET and Veer's Stethoscope.